बेटे, इस समय दुनिया की 800 करोड़ की जनसंख्या है। ठीक है। इसमें सबसे बड़ा जो धर्म समूह है, द बिगेस्ट रिलीजियस ग्रुप दैट वी हैव हियर इज क्रिश्चियनिटी। इनके 31% लोग हैं, करीब समझ लो 250 करोड़, 255 करोड़ लोग जो हैं 800 में से, वो क्रिश्चियंस हैं। दूसरे नंबर पे आता है करीब 25% के साथ इस्लाम का धर्म। राइट, ये है करीब करीब 190 करोड़ से लेके 200 करोड़ की रेंज में। और तीसरे नंबर पे आता है हिंदू धर्म। ये है तकरीबन 15.2% पूरे जनसंख्या के। ये हो गए करीब करीब समझ लो 110 से लेकर के 120 करोड़ के बीच में ये हैं। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है यार कि अगर भाई कोई भी इतिहास आपको जानना है किसी भी रीजन का, लोगों का, तो थोड़ा सा उनका धर्म, क्योंकि यार धर्म हमारी आइडेंटिटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि नहीं भाई? है तो उसको समझने की जरूरत है। देखो, आए दिन जैसी घटनाएं हो रही हैं, जैसे अभी मैं तुम्हें बताऊं, इजराइल और हमास के बीच में क्या चल रहा है, इसका अंदाजा हल्का हल्का आपको होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर तुम देखो, भी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि हाउथी रिबेल्स नाम का एक ग्रुप है, जो बताया जा रहा है कि अरेबियन पेनिनसुला में, राइट, सऊदी अरेबिया के नीचे जो यमन और ओमान देश हैं, तो ये यमन जो देश है, यमन, राइट, जहां पे जिसकी कैपिटल है सना, और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण सेंटर है एडन। एडन जो कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटिश कॉलोनी होती थी, जो वो बॉम्बे से एडमिनिस्टर करते थे। तो भारत के साथ इस इलाके का बड़ा पुराना संबंध है। इनफैक्ट यमन के बारे में मैं तुम्हें बता दूं जरा एक दो बात और, कि इनके वहां मिलता था फ्रैंक इंसेंस, बोले तो लोहबान, राइट। और लोहबान की रिक्वायरमेंट सभी धर्मों में बहुत ज्यादा होती थी भाई। लोहबान और वो जो इंसेंस लगाते हैं ना महकाने के लिए पूरा इलाका, तो उसकी जरूरत बहुत होती है। तो लोहबान समझ लो महायान बुद्धिज्म के लिए और तमाम धर्मों के लिए जगह जगह इसका ट्रेड होता था। और रेड सी के एकदम बगल में यमन है। तो अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि हाउथी रिबेल नाम के एक ग्रुप ने इजराइल की से लिंक्ड एक जहाज को हाईजैक कर लिया है, और उसमें कुछ भारत के क्रू भी हैं। तो इट हैज बिकम अ ह्यूज इंटरनेशनल सिचुएशन अराउंड द ऑनगोइंग इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। सो द पॉइंट इज कि जब मैंने थोड़ा और जानने की कोशिश करी कि भाई आखिर हाउथी रिबेल कौन है, क्यों लड़ रहे हैं, तो पता चला कि भाई यमन में ऑलरेडी एक सिविल वॉर चल रही है। यमन में ऑलरेडी एक सिविल वॉर चल रही है, जो बताया जा रहा है कि नॉर्दर्न हिली रीजन्स में हाउथी नाम से एक रिबेल ग्रुप है, जो बेसिकली शिया मुसलमान हैं, जैदी ग्रुप के। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या बोल गए लोग। जैदी ग्रुप, मैंने पहली बार ये सारे टर्म्स मैंने ऐसे सुने। और फिर बताया जा रहा था कि इनके ऑपोजिट में जो ग्रुप है, जो थोड़ा दक्षिण की तरफ काम कर रहा है, दक्षिणी यमन की तरफ, जिसमें एडन आता है, और डेजर्ट का भी काफी रीजन आता है। तो उस रीजन में जो काम कर रहा है ग्रुप, उसकी अफिलिएशन बताई जा रही है कि ये शफी सुन्नी ग्रुप है। तो मुझे यार, जानते हो ना, जब तक मुझे टर्म्स ये सब समझ में नहीं आते, तो मुझे लगता है कि यार ये या तो रटे रटे कैसे जाए, रटना मुझे आता नहीं, राइट। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को रटने में बिल्कुल बहुत भारी समस्या होती होगी, राइट। आई एम श्योर आई एम नॉट द ओनली वन, तो मुझे लगा कि यार इसको थोड़ा जानना चाहिए हमें, अनलेस वी अंडरस्टैंड दीज डिफरेंट डिनोमिनेशंस। देखो, जैसे अगर तुम्हें क्रिश्चियन कॉन्फ्लिक्ट समझने, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि प्रोटेस्टेंट कौन थे, कैथोलिक कौन थे, उनकी क्या समझ थी, क्यों बने, है बात सही कि नहीं? वैसे ही अगर तुम्हें हिंदुइज्म के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको समझना है, तो उनके ग्रुपिंग्स को जानना होगा। वैसे ही इस्लाम में भी देखो बेटा, हम सबको शिया सुन्नी मालूम है, बट उनके जो सब डिविजन्स हैं, उनके जो डिनोमिनेशंस हैं, उनका जो लीगल सोच है, जिसे कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस्प्रूडेंस, राइट। देखो, क्योंकि शरिया लॉ जो है ना बेटे, वो तो समाज के कई पहलुओं को कवर करता है। तो तमाम अलग अलग समय पर कुछ लोगों ने इनके जूरिस्प्रूडेंस के अलग अलग मॉडल निकाले हैं, अलग अलग रीजन में जो चलते हैं। वैसे ही इनके कई थियोलॉजिकल ग्रुप भी हैं। हमें थोड़ा थोड़ा इनको जानना होगा बेटा, हमें थोड़ा थोड़ा इनको समझना होगा बेटा। ठीक है, तो मेरी एक छोटी सी यहाँ पे कोशिश है, मैं बहुत लंबा वीडियो शायद इसको जानबूझ के नहीं बना रहा हूं, थोड़ा सा छोटा करके रखूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि थोड़ी बड़ी ग्रुपिंग्स का एक बार अंदाजा तो लो,
अंदाजा तो लो, मुझे मालूम है कि अभी समझना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, बट स्टिल आई थिंक वी शुड ट्राई एंड रैप आवर हेड अराउंड इट एटलीस्ट वंस। एक बार दो बार सुनना, थोड़ा और पढ़ना अपनी ओर से, फिर एक बार आके शायद अगर मन करे तो मेरी बकवास सुनना। ठीक है, लेट्स ट्राई एंड फिगर दिस आउट टुगेदर, राइट? लेट्स ट्राई एंड फिगर दिस आउट टुगेदर इन दिस डिस्कशन। देखो, ऐसे समझते हैं कि ये जो है शिया और सुन्नी तो सबसे बड़े ग्रुप हैं। ये देखो, हमने तो बताया करीब मान लेते हैं, मोटा मोटा पकड़ के चलते हैं, 200 करोड़ अपने मुसलमान भाई दुनिया में हैं। ठीक है, अब इनमें से अपने को बताया जा रहा है कि केवल शिया सुन्नी ही नहीं है, और भी ग्रुपिंग है। एक अच्छा, जैसे क्या कहते हैं, देखो एक दो बात समझ लेते हैं जरा सा पहले। देखो, यहाँ पर कुरान, तुम लोगों को अंदाजा होगा कि भाई बताया जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद जो तकरीबन 570 में पैदा हुए और 632 में जिनका देहांत हो गया, उनको अपने जीवन काल में फ्रॉम अराउंड 610 सीई he would receive these revelations at Mount Hera, right? और वहां से उसका कंपाइलेशन हुआ, उनकी मृत्यु के बाद उसको लिखा भी गया, राइट? वो कहलाया कुरान, राइट? दैट्स वन पार्ट, राइट? दूसरा पार्ट एक और है, प्रॉफिट ने अपना जीवन जिस तरह से जिया, तो उनके आसपास के लोगों ने वो बातें, जो चीजें उनको पसंद थी, जो चीजें उनको नापसंद थी, उसको भी कुछ लोगों ने धीरे धीरे कंपाइल किया। हालांकि मोहम्मद को खुद ये बात शायद पसंद नहीं आती, बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट दिस आइडिया ऑफ पीपल वेनरेटिंग पीपल, अपने से ऊपर किसी इंसान को रखना, वो इसके खिलाफ थे। सब इंसान बराबर हैं, राइट? तो बड़ी बड़ी फैसिनेटिंग और रेवोल्यूशनरी सोच लेके आए। लेकिन जानते हो ना बेटे, यही हिस्ट्री पढ़ के थोड़ा सा जो मैं देख पाया कि बेटे रेवोल्यूशनरी सोच लेने वाले बहुत सारे लोग आए, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जो उनके बाकी सारे लोग थे, बहुत केसेस में हमने देखा कि वो उन लोगों ने उस चीजों को स्ट्रक्चर देने के नाम पर उस सोच को कहीं ना कहीं जैसे खत्म सा कर दिया। यही मुझे बुद्धिज्म में भी देखने को दिखता है, राइट? और यहां मुझे इस्लाम में भी ये देखने को नजर आया, क्रिश्चियनिटी में भी ये देखने को मिलता ही। एनीवे, सो द पॉइंट बीइंग कि तो इनके जो लाइक्स डिसलाइक्स, उसको भी इकट्ठा किया गया, उसको भी कंपाइल किया गया, और उसको जो पूरा कंपाइलेशन हुआ उसको नाम दिया जाता है। दो शब्द हैं यहाँ पे जो मैं चाहूंगा कि तुम ध्यान में रखो। एक को कहते हैं सुन्ना, SUNNAH, सुन्ना। और इस कंपाइलेशन को मैंने कहा, सुना है कि हदीस भी बोलते हैं, हदीस, HADITH भी लिखते हैं और S भी लिख देते हैं, है ना? क्यों लिखते हैं? क्योंकि उसके लिए मुझे थोड़ा अरेबिक में और घुसना पड़ेगा, वो अभी मैं नहीं घुस पा रहा हूं। मे बी इन द फ्यूचर आई ट्राई एंड डू दैट, राइट? इफ टाइम परमिट्स एंड लेट्स सी, राइट? बट अभी के लिए मैं जितना मुझे समझ में आ रही हैं चीजें, मैं तुम्हें वो समझाना चाह रहा हूं यहां पर, ठीक है बेटे? तो एनीवे, तो एक तो हो गया कुरान और एक हो गया हदीस। नाउ द पॉइंट इज, एक ग्रुप है, जैसे मैं तो बताया ना कि भाई 200 करोड़ के आसपास मुसलमान है, 85% अपने आप को सुन्नी कहते हैं, करीब 13% अपने आप को शिया बताते हैं। इसके बाद भी कुछ ग्रुप हैं जो इन दोनों से अलग हैं, जैसे मसलन एक कहलाता है कुरानिस्ट, जो केवल कुरान मानते हैं, जिनका ये कहना है कि भाई कुरान इज द ओनली बुक विच इज रेलिवेंट फॉर अस, नथिंग एल्स। हमें और सुन्ना हदीस इसके बारे में वो बात नहीं करते, राइट? इन्हें कहते हैं कुरानिस्ट। ओके, फिर तुम्हारा नजर आता है एक ख्वारिजी या खारिजी, राइट? इनकी, ये भी अपने आप को शिया और सुन्नी से अलग बताते हैं, ये भी अपने आप को शिया और सुन्नी से अलग बताते हैं, ठीक है? अच्छा, आप पहले जरा समझो कि ये शिया और सुन्नी में क्या थोड़ा सा अंतर है, ये समझिएगा बेटे, है ना? जब प्रॉफिट की डेथ हुई 632 में, तो यहां पर प्राइमरीली दो गुटों में जो इस्लामिक कम्युनिटी थी, जिसे उम्मा कहते हैं, वो दो हिस्सों में बट गई, राइट? दो हिस्सों में बट गई बच्चों। पहला गुट जो था, एक गुट, उसको ये लगता था कि भाई मोहम्मद ने किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया है, मोहम्मद ने किसी को अपने क्या कहना चाहिए मुझे, मतलब उनके वारिस के तौर पर कि अब मेरे बाद ये लीडर होगा, ऐसा किसी को बोला नहीं।
उनको यकीन था कि जो इस्लामिक उम्मा है वो अपने आप, जो एल्डर्स हैं वो मिलके अपने आप सही फैसला ले लेंगे। ये ग्रुप जो है ये कहलाया सुन्नी। राइट, ये लोग कुरान भी मानते हैं, सुन्ना भी मानते हैं। 85% जो दुनिया के मुसलमान हैं वो सुन्नी हैं, लेकिन इनमें भी अंतर है जो मैं थोड़ा सा रुक के तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा, आई प्रॉमिस। इनमें भी मल्टीपल ग्रुपिंग्स हैं, जूरिस्प्रूडेंस है, जैसा मैंने तुम्हें बताया था। ठीक है, तो एक सेकेंड पानी पीऊं पहले। 85% ये 40 देशों में मेजोरिटी में है। मोरक्को से लेके इंडोनेशिया तक फैले हुए हैं। भारतवर्ष में भी जो मेजोरिटी है वो सुन्नी है। ठीक है, अब शिया कौन सा ग्रुप है भाई, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं यार, है ना। जो शिया ग्रुप है यार, ये इनका ये मानना था कि मोहम्मद ने अपना वारिस चूज कर लिया था। मोहम्मद के भतीजे और जो उनकी सबसे बड़ी बिटिया थी फातिमा, उनके हस्बैंड, राइट। तो इनका ये दो संबंध थे अली के साथ, मोहम्मद के। एक तो वो उनके चाचा के बेटे थे, अबू तालिब उनके चाचा थे, उनके ये बेटे थे। ठीक है, तो ये चाचा भतीजा वाला एक तो लिंक था ही, राइट। और दूसरा, जो इनकी 4 बेटियां हुई इनके प्रथम वाइफ से, खदीजा जिनका नाम बताया जाता है, फातिमा उसमें सबसे बड़ी थी। उनकी शादी अली से इन्होंने करी, और अली को ये बहुत प्यार करते थे। अली को बोला जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट मैन टू बिकम मुस्लिम आफ्टर प्रॉफिट, राइट। तो पहले जिन्होंने इस पंथ को माना, एक्सेप्ट किया, वो ये थे। तो अली जाहिर सी बात है बहुत क्लोज थे। इनको प्रॉफिट ने अपेरेंटली असाद अल्लाह का टाइटल दिया था, और उनके काफी करीबी थे, और कहा जाता था कि भाई प्रॉफिट की फैमिली का हिस्सा है। और कई लोगों को यह मानना था, लगता था कि अली इज द पर्सन हु शुड बिकम द, राइट, अली इज द वन हु शुड बिकम द लीडर। लेकिन तो जो ये पूरा ग्रुप था ये कहलाते हैं शिया, राइट। अब यहां पर समझना बच्चे, एक छोटा सा थोड़ा सा लेसन और यहां पे बता रहा हूं तुम लोगों को, कि जब मोहम्मद की डेथ हुई 632 सीई में, राइट, उसके बाद जो सुन्नी ग्रुप था, सुन्नी ग्रुप मैंने भी तुम्हें समझाया ना, जो चाहते थे कि भाई कोई वारिस नहीं था, वो चाहते थे कि कम्युनिटी मिलके डिसाइड कर लेगी। ठीक है, तो जो सुन्नी ग्रुप था, इन लोगों का मेजॉरिटी था, ये लोग ज्यादा स्ट्रांग रहे, और इन लोगों ने अबू बकर नाम के एक इंसान को बना दिया आपका कैलिफ, खलीफा, राइट, जो कि अब पूरा पूरा जो इस्लामिक उम्मा है उसका लीडर रहेगा, स्पिरिचुअल भी और क्या कहते हैं दिस वर्ल्डली भी, मतलब यहां पर भी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो यहां का भी राजा टाइप बिहेव करेगा, और वहां का भी आपका स्पिरिचुअल गाइड भी वही। तो अबू बकर बने, राइट। और अबू बकर ने, और ऑफ कोर्स मोहम्मद के टाइम से इन लोगों ने बहुत तेजी से फैल करके जितनी भी ये ट्राइबल्स वाली बेल्ट थी, अरेबियन पेनिनसुला, पूरे अरेबियन पेनिनसुला में जो ट्राइब्स थी, दे वर एबल टू यूनाइट देम, यूनाइट किया ट्रेड के नाम पर, राइट। वॉरफेयर भी हुआ, बट ऑफ कोर्स ट्रेड वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। और अबू बकर हालांकि 2 ही साल तक कैलिफ रह पाए, राइट। और इनको एक क्रिश्चियन स्लेव ने इनका कत्ल कर दिया, राइट। इसके बाद फिर से इस्लाम में वही दो गुट बनते नजर आए। एक लोगों ने कहा कि भाई अब तो शिया को अब तो अली को बनने दो कैलिफ, बट इस बार उमर नाम से एक बंदा था, उसको कैलिफ बना दिया गया। Ali decided to wait patiently. He did not want to create, unnecessary conflict within the new community. राइट, अच्छा। अब इधर जो है क्या कहते हैं, उमर 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 वाज आल्सो वेरी टैलेंटेड मैन। ये दोनों पहले दो जो कैलिफ हैं इनको काफी माना जाता है, इनको काफी रेस्पेक्ट करी जाती है इन दोनों की। और इन्होंने इस्लाम के एक्सपेंशन में, इस्लाम बहुत तेजी से अब फैलेगा बेटा। किस दिशा में फैलेगा जानते हो? अरेबियन पेनिनसुला तो प्रॉफिट के टाइम पर ही यूनाइट हो चुका था,
राइट। अब उमर के अंडर ये फैलेगा बाइजेंटाइन के एरिया में, जो पूरा तुम्हारा रीजन था, सीरिया, इजराइल, आई शुड से सॉरी, पैलेस्टाइन, राइट, सीरिया पैलेस्टाइन, उधर घुस गए। यहां पर इराक की तरफ जो मेसोपोटामिया का रीजन है, और यहां पे पर्शियन एम्पायर था जिसको ससेनियंस कहते हैं, उनको दबोचना शुरू कर दिया। ये दोनों बाइजेंटाइन और ससेनियन आपस में लड़ते लड़ते कमजोर हो चुके थे, उसका फायदा इस्लाम को मिला। राइट। उमर करीब 12 साल तक ये जो है कैलिफ बन करके रहते हैं। राइट, ये कैलिफ बन करके 12 साल तक रहे। और इन्होंने इराक में 2-3 शहर बसाए, जैसे कि बसरा और कूफा का शहर इन्होंने ही बसाया। राइट। अबू बकर जो है ये हालांकि केवल 2 ही साल तक ये कैलिफ रह पाए, और नेचुरल कॉजेस से इनका देहांत हो गया। नेचुरल कॉजेस से इनका देहांत हो गया। इनकी मृत्यु 2 ही साल बाद इनका देहांत हो गया। राइट। इनकी मृत्यु के पश्चात एक बार फिर से वही टेंशन जो इस्लाम में अभी भी चली आ रही है, फिर से देखने को मिली। कुछ लोगों ने कहा कि भाई अली को अब कैलिफ बन जाना चाहिए, लेकिन इस बार फिर से जो ये ग्रुप था जिनको लगता था कि मिलके कम्युनिटी डिसाइड करेगी, उसने फिर से एक मोहम्मद के एक सीनियर जनरल थे जिनका नाम बताया जाता है उमर। राइट। और उमर जो थे, राइट, उमर ये आपके काफी सीनियर जनरल थे, एंड ही वाज अ वेरी गुड मिलिट्री कमांडर। और इस समय उमर करीब 12 साल तक, यानी कि समझ लो 10 साल तक करीब, राइट, ये कैलिफ रहे। 634 से लेके 644, 634 से लेके 644 सीई तक ये आपके कैलिफ रहे बेटे, उमर। राइट। और इनकी इनकी लीडरशिप में इस्लाम मैनेज टू रियली एक्सपैंड मैसिवली। राइट। इस्लाम मतलब अरेबियन पेनिनसुला में जो नेबर्स थे इस समय, ये जो इस्लामिक किंगडम नया नया निकला था, इनके जो नेबर्स थे, वो एक तरफ इनके वेस्ट में था बाइजेंटाइन, बोले तो ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसके कंट्रोल में सीरिया, पैलेस्टाइन और ये सारा रीजन था। और इनके ईस्ट में इनका जो क्या कहते हैं नेबर था, वो था पर्शियन एम्पायर, जिसे कहते हैं ससेनियन। राइट। तो इन लोगों ने पूरा मेसोपोटामिया और सीरिया का रीजन, पैलेस्टाइन का रीजन, और इधर जाकर के ईरान का रीजन, ये सब जीतना शुरू कर दिया। बाइजेंटाइन और ससेनियन आपस में लड़ लड़ के एक दूसरे को खोखला कर चुके थे, जिसका फायदा इस उभरती हुई शक्ति को मिला। राइट। उमर जो थे, ये 644 में इनके एक क्रिश्चियन स्लेव ने, उमर जो है ना, क्या कहते हैं, ये ज्यादा नहीं चाहते थे कि ज्यादा लोग कन्वर्ट करके मुस्लिम बने। ये इस्लाम को एक अरेबिक आइडेंटिटी से जोड़ा रखना चाहते थे। राइट। तो हम लोगों को पता चलता है कि एक इनका क्रिश्चियन स्लेव था जो इनसे कुछ बातों पे नाराज था, और उसने इनका असैसिनेशन, और इनका जब 644 में असैसिनेशन हुआ, तो एक बार इन्होंने मरते मरते, इनको 6 बार चाकू मारा गया। फिर इनकी काफी कोशिश करी गई इनको बचाने की, बट अंततः बचे नहीं। इस दौरान मतलब व्हाइल ही वाज डाइंग, ही मैनेज्ड टू, अब इनके सामने भी वही क्वेश्चन कि अगला कैलिफ कौन हो। अगेन द पीपल वर जॉकिंग कि भाई अली को अब तो होना ही चाहिए। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेटा, इन्होंने एक 6 लोगों की कमिटी बना दी। इन्होंने कहा ये 6 लोग मिलकर डिसाइड करें, जिसमें अली भी थे, और एक और इंसान था जिसका नाम बताया जाता है उथमान। उथमान कौन है, थोड़ा सा जानना पड़ेगा। उथमान कौन है, सुनो जरा सा, देखो बेटे, ये जो मक्का है, मक्का शहर जहां पे स्टोरी चल रही है, राइट, मक्का शहर में ही, आप लोगों को शायद मालूम होना चाहिए, मक्का शहर में ही एक क्यूबिकल, मतलब ये प्री इस्लाम एग्जिस्टेंस है, इसकी प्री इस्लामिक एग्जिस्टेंस है। मक्का में एक धार्मिक स्थल है जिसका नाम है काबा। यहां पर इस इलाके की जितनी भी ट्राइब्स थी बेटे, ये लोग अपने अपने देवी देवताओं की मूर्तियां रखती थी और उनकी पूजा अर्चना करती रही होंगी। राइट। और मेक्का में लड़ाई जो है वर्जित थी। यू कैन नॉट फाइट बिकॉज इट्स अ वेरी सेक्रेड प्लेस, सो पीपल कैन नॉट फाइट। ट्राइबल लीडर्स हैड मेड अ पैक्ट कि हम लोग यहां लड़ाई नहीं करें। तो यहां पे पिलग्रिमेज होता था, ट्रेड होता था, लोग काफी रईस थे। और मक्का में कुरैश नाम की ट्राइब थी, ये कुरैश ट्राइब थी। यहां पे कुरैश ट्राइब के कई क्लैन थे। एक था हाशिमी,
जिस क्लैन के प्रॉफिट मोहम्मद है। तीन चार क्लैन मिलके एक ट्राइब बना रहे थे, जैसे अपने महाजनपद काल में नहीं होता था यार कि व्रजी कॉन्फेडरेसी है तो उसमें 8 क्लाइब जुड़ी होती थी, क्लैंस मिलके एक ट्राइब बन जाता था। आई होप यू कैन कोरिलेट, राइट? आई होप यू कैन कोरिलेट हियर। तो द पॉइंट इज कि यहाँ पे चार मुख्य हम लोगों को बताई जा रही हैं क्लैंस जो जुड़ के एक ट्राइब बनाया था, जिसे कह रहे थे कुरैश ट्राइब, जो मक्का को डोमिनेट करते थे, मक्का में रहते थे। ये चार क्लैन कौन कौन से थे? एक है हाशिमी, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद का। दूसरा है उमैया, ये मक्का के सबसे वेल्दी लोग थे, ये सबसे वेल्दी लोग थे मक्का के, ठीक है? इन लोगों ने ट्रेड वेड में सबसे ज्यादा फायदा पैसा बनाया, राइट? उमैया। और ऐसे ही एक और क्लैन बताया जाता है अब्बास। फिर नाउ द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि उस्मान, अच्छा, ये जो उमैया थे ना, दे वर वंस हु रियली अपोज्ड मोहम्मद इनिशियली। जब मोहम्मद ने शुरुआत में ये बात बोली कि भाई आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, जब इनको शुरुआत में 610 में रेवलेशंस आने शुरू हुए, then he came and he told it to initially, तो वो एकदम डर के मारे he was absolutely shaking, उन्हें लगा कि शायद वो अपना मेंटल बैलेंस खो रहे हैं। ऐसा ही कुछ अनुभव बुद्धा को भी हुआ था, ये अपने लोग को बताया जाता है। when Buddha had that enlightenment, right, not all was hunky dory। हम लोग को बताया जाता है कि वो 5-6 दिन के लिए जा करके किसी गुफा कंदरा में छुप गए, बाहर ही नहीं निकल रहे थे। उन्हें लग रहा था मैं बाहर निकलूंगा, मुंह खोलूंगा तो लोगों को लगेगा ये पागल है। सेम काइंड ऑफ थिंग सीम्स टू हैव हैपेंड विद प्रॉफिट एज वेल व्हेन ही हर्ड दीस रेवलेशंस। मक्का के बाहर में एक पहाड़ बताया जाता है माउंट हेरा, वहां की गुफाओं कंदराओं में ये जाते थे, बिकॉज ही वाज अंडर अ लॉट ऑफ टर्मोइल, ठीक है? काफी टर्मोइल्स थे इनके अंदर, इनइक्वालिटी समाज में, ट्राइबल समाज अब सेटल होकर के ट्रेड करने लगेगा तो समझ लो ना, कल्चर का कॉन्फ्लिक्ट होगा ना। ट्राइबल समाज बहुत इगैलिटेरियन है, लेकिन अब धीरे धीरे वहां ऊंच नीच इनइक्वालिटी आएगी तो जाहिर सी बात है कि मन खट्टा लोगों का होना शुरू हो जाएगा। वैसे ही कुछ खटास ये महसूस करते थे। एंड देन ही स्टार्टेड हियरिंग दीज रेवलेशंस। तो जब ये लौट के आए, इन्होंने बताया, है ना, पहले तो इन्हें लगा कि ये पागल हो गए, बट फिर खदीजा ने इनको काफी सपोर्ट दिया, जो इनकी फर्स्ट वाइफ थी, राइट? उन्होंने काफी सपोर्ट दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, दिस सीम्स टू बी अ पॉजिटिव थिंग, यू शुड नॉट वरी सो मच, राइट? इट्स अ वेरी टचिंग एंड ह्यूमन स्टोरी एज वेल, इफ यू लुक एट इट, इट्स अ वेरी ह्यूमन स्टोरी, राइट? और उसके बाद ये जो है पहुंचे, इन्होंने जब बाकी लोगों को धीरे धीरे बताना शुरू किया, तो जो ये उमैया थे, ये एलीट थे वहां के ना, उमैया क्लैन, तो इनको अच्छी लगी होगी ये बातें इक्वालिटी फिक्वालिटी की, नहीं लगी होंगी। तो इन्होंने जो है इनका काफी ऑपोजिशन किया था शुरुआत में। लेकिन उस्मान जो था, ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट मुस्लिम्स एज वेल। इन्होंने भी काफी जल्दी, ही केम फ्रॉम अ वेरी वेल्दी फैमिली, और ये जो है क्या कहते हैं, इनके साथ ही रहते थे, मतलब मोहम्मद के साथ ही, इनके बहुत बड़े साथी, ठीक है? तो हुआ ये कि उमर की डेथ के बाद उस्मान, ये जो उमैया क्लैन वाले थे, इनको बना दिया गया तीसरा कैलिफ। और जब ये तीसरे कैलिफ बने, अच्छा, अली को लगा कि यार ये असल में बहुत बुजुर्ग हो गए थे उस्मान, तो लोगों को लग रहा था कि यार ये अब ज्यादा दिन नहीं जिएंगे, 1 आध साल में ये चले जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन बनेगा, राइट? कहीं पर शायद ये सोच थी, कहीं पर शायद ऐसी भी सोच थी, राइट? और एनीवे तो हुआ कुछ ऐसा बेटे कि उस्मान, जो उमैया वेल्दी वाले इंसान थे, वो बन गए। और उनके समय पर बेटा बहुत तेजी से हुआ है कि भाई उमैया, जो पहले से, उमैया तो मक्का की एलीट थी, अरिस्टोक्रेसी थी, अब वही कैलिफ बन गए। तो इन्होंने काफी ज्यादा नेपोटिज्म और करप्शन फैलाया, मतलब इनके राज में। हालांकि ही हिमसेल्फ, इट सीम्स, मतलब उन्होंने अपनी खुद की इमेज ऐसी रखी जैसे ही इज वेरी डिवोटेड, फुल ऑफ पाइटी। इन्हीं के समय पर कुरान का ऑफिशियल रिटन वो निकाला गया, क्या कहते हैं, कॉपी निकाली गई फर्स्ट। ही वॉज मोस्टली बिजी विद दैट। बट इनके नाम पर जो इनके भाई भतीजे थे, इन्होंने खूब कोहराम मचाया। मतलब हालत ये हो गई थी कि जो मेसोपोटामिया की जमीन, मेसोपोटामिया वैली है, इराक मॉडर्न डे, वो पूरा इलाका इन्होंने अपने भाई भतीजों में बांट दिया।
उसको बोला करते थे उमैयों का बगीचा, उमैयों का बाग है ये, गार्डन ऑफ उमैयद्स, दैट एंटायर इराक रीजन, राइट। तो जाहिर सी बात है कि इससे भी बहुत ज्यादा लोग खुश नहीं हुए। अली ने इनका विरोध करना शुरू किया, अली ने इनका ओपनली विरोध करना शुरू किया। मोहम्मद की मोहम्मद की कई वाइफ्स रही हैं, राइट, आई थिंक इट्स 9 प्रोबेबली। इंपॉर्टेंट अपने लिए दो हैं, अपनी स्टोरी जिस लेवल पे मैं डिस्कशन कर पा रहा हूं अभी, उस लेवल पे अपने लिए दो इंपॉर्टेंट हैं। पहली है फातिमा, आई एम सो सॉरी, पहली है खदीजा, राइट। खदीजा, खदीजा वाज यू नो शी वाज ऑलरेडी मैरिड, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, और हस्बैंड काफी बिजनेस था बहुत बड़ा, एंड उन्होंने फिर मोहम्मद से शादी करी, राइट। मोहम्मद वाज 25 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड शी वाज 40। और ये इनकी पहली शादी थी। इस शादी से इनके 4 लड़कियां हुई और 2 लड़के, 2 लड़के थे, उनका जल्दी ही देहांत हो गया छोटी उम्र में ही, और 4 बिटियां इनकी थी। सबसे बड़ी बिटिया जो थी वो थी फातिमा, जिसकी इन्होंने शादी करी थी अली से। इन्हीं दोनों के बच्चे होंगे हसन और हुसैन, हसन और हुसैन जो जाके करबला में लड़ाई करेंगे, हुसैन, ठीक है। तो अच्छा, तो ये हो गई फातिमा, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड और थर्ड बेटियां थी इनकी खदीजा से, उनकी शादी इन्होंने करी थी क्या कहते हैं, उथमान से, उथमान जो उमैया थे, ठीक है। और अच्छा, इसके बाद अब और समझो एक बात और, इनकी बाद में एक और शादी हुई, राइट। ये हुई आयशा नाम की लड़की से। ये जो पहले कैलिफ हमने तुम्हें बताया अबू बकर, उनकी बिटिया थी, राइट। इनकी जब शादी हुई तो ये मात्र 9 साल की थी, राइट। या देखो, मैं बताऊं ना, इस मामले में शायद हम लोगों को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आई बिलीव यार चाइल्ड मैरिजेस वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी वेरी कॉमन इन सो मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट, इन सो मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मेरी मम्मी का विवाह भी जब मैंने सुना है कि जब वो काफी छोटी थी उसी समय हो गया था। तो ये बड़ा ही कॉमन एक प्रैक्टिस शायद रहती होगी, ठीक है। तो एनीवे, द पॉइंट बीइंग कि ये जो है, जब क्या कहते हैं, आयशा जो थी, ये भी काफी महत्वपूर्ण कैरेक्टर रहेंगी, राइट। प्रॉफिट की जितनी भी विडोज थी उनको बोला जाता था मदर ऑफ द फेथफुल, मतलब ये पूरी इस्लामिक कम्युनिटी की एक माँ टाइप की फिगर हुआ करती थी, एंड आयशा प्लेड दैट रोल वेरी वेरी, आई डोंट नो व्हाट इज द करेक्ट वर्ड हियर, बट अमेजिंगली, अमेजिंगली इन द सेंस, मतलब अगर मैं अपने भारत के संदर्भ में कोई ऐसा एग्जाम्पल ढूंढूं, तो मुझे शायद वो मराठा जो आपकी क्या कहते हैं, मराठा क्वीन है। हाँ, तो अगर भारत के संदर्भ में देखें बेटा, तो जो उदाहरण मेरी जहन में आता है वो आता है ताराबाई, जो मराठा वो रही थी रीजेंट, राइट, मराठा रीजन 1700 के आसपास इनका टाइम आता है। तो जिस तरह से उन्होंने युद्ध में एकदम मतलब सेंट्रल भूमिका, मतलब युद्ध के केंद्र में रह करके जो भूमिका निभाई थी, उस तरह की भूमिका यहां पर कहीं पर आयशा की भी देखने की मिलती है, राइट। इन्होंने भी जिस तरह से युद्ध भूमि में घुस करके अपने सोल्जर्स को इनकरेज किया, राइट, दैट इज आल्सो समथिंग फिनोमिनल एग्जांपल ऑफ करेज समवेयर। अच्छा, तो ये आयशा जो थी और अली, these were two people who would not see an eye, right। अली, अली जो है वो खदीजा, जो उनको अपनी मां की तरह मानते थे, और वो आयशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। आयशा आयशा के खुद के कोई बच्चा नहीं था, राइट, खुद के कोई बच्चा उनका नहीं था। तो वो एक तरह से कोई मोहम्मद का अगर बेटा उनका होता, देन हर स्टैचर वुड हैव बीन समथिंग एल्स, एंड शी वाज अ वेरी एम्बिशियस वुमन, आयशा, राइट। सो और अली के फातिमा से एक 2 बेटे भी हो चुके थे, तो समवेयर इन दोनों के बीच की जो टसल है, जो ह्यूमन इमोशंस है, उन्होंने भी इस्लाम की हिस्ट्री को बहुत, हिस्ट्री क्या, करंट को भी बहुत मैसिव इन्फ्लुएंस किया,
राइट। और आई थिंक हम लोगों को कहीं ना कहीं पर इनके हिस्टोरियंस को भी बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। इन दोनों के बीच का जो टसल है उसने भी इस्लाम के हिस्ट्री को, करंट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। तो यहाँ आयशा डिड नॉट वांट ऑफ कोर्स राइट अली टू बी द कैलिफ। यू गेट मी राइट, यू गेट मी समवेयर। अच्छा, तो अभी जो ये क्या कहते हैं तुम्हारे उस्मान बने जब, और इनके राज में इनके भाई भतीजों ने मिल करके बुरी तरह से जब आतंक मचा दिया, तो इनका विरोध होने लग गया, इनका विरोध होने लगा। और इनके विरोध में आयशा, राइट, आयशा और अली दोनों साथ में इनको क्रिटिसाइज करने के लिए आ गए। इनका क्रिटिसिज्म काफी ज्यादा हो गया। अंततः हुआ ये कि समथिंग व्हिच वाज एब्सोल्युटली अनहर्ड ऑफ, मतलब ये माना जाता था कि एक मुसलमान को नहीं मारेगा, हम लोग सब भाई हैं, उम्मा है। लेकिन मोहम्मद की डेथ के मुश्किल से कितने दिन बाद, 432 में वो 632 में मोहम्मद मरे, और 656 में बेटे उस्मान को जो है एक रिबेल ग्रुप ने, जो इनके खिलाफ थे, जो आयशा और अली की बात पर आयशा और अली इनको क्रिटिसाइज करना शुरू किया बुरी तरह उस्मान को कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो उससे प्रभावित होकर के कई सारे रिबेल ग्रुप्स बन गए, और उसी में से एक रिबेल ग्रुप ने उस्मान को मार डाला, असैसिनेट कर दिया। राइट, दैट वाज एब्सोल्युटली something which was people had not thought about it. और उस्मान की डेथ के बाद फाइनली 656 में जाकर के 3 कालिफ आ चुके हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान की मृत्यु के बाद जो चौथा कालिफ बना वो फाइनली जाके बना अली, राइट। और अली के कालिफ बनने पर जो है और ये चारों जो अली का भी अगर तुम देखोगे तो ये केवल 4 या 5 साल रहे, 5 साल ही रह पाए, 5 साल ही कैलिफ रह पाए, राइट। इनकी भी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखो अगर जरूरत समझूंगा तो अभी इनके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा, और में भी है ना। हाँ, सो द पॉइंट इज, देखो द पॉइंट इज कि यहां पर अब जो है कैलिफ बने अली। ये चारों जो कैलिफ हैं, जिन चारों का मैंने तुम्हारे सामने अभी नाम लिया, जिक्र किया, ये चारों कहलाते हैं रशीदू कैलिफ, रशीदू कैलिफ। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अली ने ये बोला कि यार अबू बकर और उमर तो बहुत अच्छे कैलिफ थे, बट ये जो तीसरा कैलिफ आप बता रहे है ना उस्मान ने तो कैलिफ शब्द को ही एकदम खराब कर दिया है, करप्ट कर दिया है। इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि भाई भतीजों ने, उमैया ने जो काम किए हैं, तो इसलिए मैं अब कैलिफ शब्द लूंगा ही नहीं अपने टाइटल में। उन्होंने कहा मैं इमाम कहलाऊंगा। So he kind of rejected the word caliph itself when he said, I prefer to be called imam. Imam is somebody who stands in front of the group while prayer. तो एक बड़ा मॉडेस्ट सा टाइटल इन्होंने लिया, इमाम, जो प्रेयर में आगे खड़ा होता है उसको कहते थे इमाम साहब या इमाम। So he said, just simply call me Imam. But he was the Imam, remember? Imam of Imams, right? So ये बने इमाम, ठीक। अच्छा, अब समझो, जो अच्छा इसके बाद जो है 600 इनके खिलाफ काफी सारे लोगों ने वो किया। अली जब 656 में बने ना, तो मैंने बताया इनके खिलाफ काफी सारे लोग अपोज कर रहे थे इनको। इनका ऑपोजिशन कौन कर रहे थे? आयशा करेंगी इनका ऑपोजिशन, वो इनसे लड़ाई करेंगी, बाकायदा सिविल वॉर शुरू। 656 से लेके 661 तक का जो टाइम है, जो इनका रेन है ना, उसको इस्लाम के इतिहास में कहते हैं फर्स्ट फितना, प्रथम फितना। ये फर्स्ट सिविल वॉर थी, इंटरनल सिविल वॉर, राइट। 2 गुट बन गए जो लड़ पड़े बस एकदम। हालांकि इन सिविल वॉर में अली जीते 1-2 बार, बट उनकी कॉस्ट इतनी ज्यादा थी कि वो अनबियरेबल थे, ठीक है। तो आयशा इनकी नंबर 1 की दुश्मन। दूसरी दुश्मन इनका कौन? सीरिया का गवर्नर जिसका नाम बताया जाता है मुआविया। सीरिया का गवर्नर जिसका नाम बताया जाता है मुआविया, राइट। और ये मुआविया कौन थे? ये मुआविया उमैया थे, ठीक है। सो ही इज आल्सो समबडी हु इज बिहाइंड द सीन्स वेरी पावरफुल, and he's like he is playing the game.
तो हम लोग को ये बताया जा रहा है बच्चों कि 600, अच्छा तो ही इज वेरी पावरफुल। तो अली ने कहीं ना कहीं पर उनसे पीस ट्रीटी कर ली थी, मतलब पीस ट्रीटी इन द सेंस कि कहा कि ठीक है चलो वी विल मेक आपके भी वो रहेंगे क्या कहते हैं निगोशिएटर्स, हमारे भी निगोशिएटर्स, हम लोग निगोशिएट कर लेंगे कुछ। तो कई सारे अली के सपोर्टर जो थे वो अली से भिड़ गए कि जजमेंट बिलोंग्स टू ओनली गॉड, और आप ये क्या निगोशिएशन कर रहे हैं, आपका स्टैंड सही है तो आपका सही होना चाहिए, आपको पूरा भरोसा होना चाहिए उस पर। तो उन्होंने अली के खिलाफ ही रिबेल कर दिया, अली को उनको भी हराना पड़ा। यही जो ग्रुप है ये कहलाता है खारिजी, खारिजी, द रिजेक्शनिस्ट्स। सो दे रिजेक्टेड द एंटायर शिया सुन्नी, दे सेड नो, जजमेंट बिलोंग्स टू गॉड अलोन। ये कहलाते हैं खारिजी। खरीजी का ही एक मॉडरेट सेक्ट है जो कहलाता है इबादी मुस्लिम्स, जो ओमान को डोमिनेट करते हैं। यही खारिजी मुस्लिम्स जो हैं इन्हीं का मॉडेस्ट एक मॉडरेट, सॉरी मॉडेस्ट नहीं, एक मॉडरेट सेक्ट है जो इतना आक्रामक नहीं है, उसका नाम है इबादिया मूवमेंट कहते हैं, या इबादिज्म कहते हैं, या इबादी मुस्लिम्स कहते हैं। और ये ओमान को, ओमान समझ गए ना, यमन के बगल में जो है, पर्शियन गल्फ के पास, ठीक है, तो ओमान को ये डोमिनेट करते हैं इबादिया मुस्लिम्स। आई होप यहां तक बात तुम्हें थोड़ी सी समझ में आई हो। अच्छा अब समझो जो शिया, हाँ अच्छा, तो ये बात कमाल की ये होती है कि फाइनली यही खारिजी जो हैं इन्हीं का एक असैसिन अली को 661 में मार डालेगा, 661 में मार डालेगा, और उनकी जगह अब अगले कैलिफ बनेंगे कौन? मुआविया। मुआविया जो सीरिया के गवर्नर थे और उमैयद क्लैन को बिलोंग करते थे। और जब ये बनेंगे तो भाई देन ही वुड establish the Umayyad Caliphate. He would say my son will become the next caliph. He would become so strong. तो वो बाकायदा एक डायनेस्टी शुरू कर देंगे अपनी, राजवंश के तौर पे। कहेंगे कि भाई अब ये जो है मेरा बेटा बनेगा, फिर उनका बेटा बनेगा, मतलब उमैया क्लैन का ही बनेगा। तो इस तरह से फिर एक डायनेस्टी चालू हो जाएगी, जिसे आप कह सकते हो हाउस ऑफ उमैयद, ऐसे करके बोला जा सकता है, राइट। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा तो यहां तक अगर तुम्हें बात थोड़ी सी समझ में आती है तो मैं तुम्हें बताऊं कि ये जो तुम्हारे क्या कहते हैं, अच्छा इसके बाद क्या होता है ना बेटा कि हम ये जो हाँ हमने तुम्हें बताया था कि अली के तो दो बेटे भी थे, यानी कि प्रॉफिट के दो ग्रैंड चाइल्ड, दो पोते थे जिनके संग वो बहुत करीब थे, बहुत मतलब बताया जाता है कि in absolutely the most serious of the meetings, he would just start playing with the kids, right? He would just start playing with the kids and he would love them, he would absolutely adore them so much. इनका नाम था हसन और हुसैन, ठीक है। तो मुआविया जब गवर्नर बना तो मुआविया ने, जो हसन बड़े भाई थे उनसे 1 साल छोटे थे हुसैन, अली के दोनों बेटे थे। तो मुआविया ने बेटा हसन के संग एक पैक्ट कर लिया कि तुम जाओ शांति से मदीना में बैठो, मक्का में बैठो, पिलग्रिमेज संभालो, यहां कैलिफात डेमस्कस से, सीरिया से मैं चलाऊंगा। हसन वॉज वेरी स्कॉलरली टाइप, ही एक्सेप्टेड इट, राइट, एंड ही टुक द ऑफर। हसन 670 में मर गए। कुछ लोगों ने कहा नेचुरल कॉजेस से, कुछ लोगों ने कहा कि मुआविया ने उनको धीरे धीरे जहर दिया है, पॉइजन दिया है। ओनली गॉड नोज द ट्रूथ, सच क्या है तो नहीं बताया जा सकता, बट हाँ दोनों अलग अलग पक्ष हैं, ध्यान रखो, ठीक है। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव आफ्टर ऑल, इज इट? तो ये जो है क्या कहते हैं, हसन की डेथ हो गई, और उसके बाद हुसैन जो है ये बन गए एक तरह से उस पूरे ग्रुप के लीडर, जिनका ये मानना था कि प्रॉफिट ने अली को नियुक्त किया था और उनका परिवार जो उनके वंशज हैं वही सही मायने में डिवाइन लाइट या कैलिफ नहीं सॉरी, वही सही मायने में हमारे लीडर होने के हकदार हैं, ठीक है। तो ये पूरा ग्रुप जो था, ये डिड नॉट लाइक उमैयद कैलिफात एटसेट्रा, इन लोगों से मिलकर के फिर जो है क्या कहते हैं काफी हुसैन को लगा कि भाई आई कैन गो एंड फाइट हिम, एंड ही चैलेंज्ड हिम। ये 72 वॉरियर्स लेकर के अपने साथ मदीना से निकले इराक की तरफ, फाइट करेंगे जाकर के। इराक में इनको लग रहा था कि बसरा के पास जाएंगे, तो इनको उम्मीद थी, कई लोगों ने इनको अपने लेटर्स ऑफ सपोर्ट भेजे थे कि भाई आप आएंगे, हम लोग आपके साथ साथ खड़े हो जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं, राइट। कहीं कहीं पर जो है इनके कुछ की लोग जो थे वो पकड़ लिए गए,
एंड इट डिड नॉट हैपन द वे ही प्लान्ड इट। और फाइनली फिर एक जगह पर जो है ये और इनके परिवार वाले, इनका एक छोटा बच्चा, ये सब लोग और 72 वॉरियर जो इनके थे, वो लोग खड़े थे और इनके चारों ओर मुआविया की फोर्सेस, जबरदस्त मुआविया की फोर्सेस, और इन लोगों को मार डाला गया। मुहर्रम का वो महीना था जिसमें इनको मारा गया, राइट, 10th ऑफ द मंथ, राइट, जिसे अजूरा बोलते हैं शायद, उस दिन अली को मार दिया गया, राइट। और मुहर्रम के दिन ताजिया निकालते हैं शिया मुसलमान, जिसमें ये सारे, देखो सुन्नी जो है ना, सुन्नी इस बात पे यकीन नहीं करते हैं कि भाई हमको वो बनाना है, किसी की पेंटिंग बनानी, वो किसी की इमेज तो मैं नहीं दिखाते, उनको लगता है कि ये दिखाना गलत है। लेकिन शिया ऐसा नहीं मानते, शिया के लिए जो है पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, इंसान की शक्ल दिखाना, ये सब अलाउड होता है, राइट, सो दे आर ओके विद इट। तो ये लोग ताजिया जो निकालते हैं वो बेसिकली एक तरह की झांकी होती है, प्ले, जिसमें वो इस तरह के जो इवेंट्स हो रहे होते हैं वो दिखाते हैं, ठीक है, वो दिखाते हैं ये। तो अब जो है यहां पर हाँ, ये हो गया तुम्हारा, इसी तरह से ताजिया निकाला जाता है जो मुहर्रम का जो महीना होता है, राइट। तो ये हो गए तुम्हारे शियाओं का जो है ये मानना है, शिया जो है वो पहले तीन कैलिफ को रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं हमारे पहले इमाम जो है वो है अली, दूसरे इमाम जो है वो है हसन, तीसरे इमाम जो है वो है हुसैन, चौथे इमाम है हुसैन के ही एक बेटे जो, अच्छा, ये जो लड़ाई हुई जहां ये लोग मारे गए, उस लड़ाई को कहते हैं बैटल ऑफ करबला। ये 680 में हुई, 680 में ये हुई थी ये बैटल, राइट। 10th ऑफ अक्टूबर बताई जाती है इसकी डेट, 680, बैटल ऑफ करबला। इस जगह का नाम बाद में, जहां पे बैटल हुई थी उस जगह का नाम बाद में करबला पड़ गया, डेवास्टेशन, बला, राइट, उस तरह से। और ये इराक इज नोन एज द क्रेडल ऑफ शिया। अच्छा, शियाज जो है ना, इसका पूरा मतलब होता है बेटे, ये लोग का पूरा नाम अगर देखोगे तो ये अपने को कहेंगे शियात अली। अरेबिक में इसका मतलब होता है फॉलोअर्स ऑफ अली। इसको शॉर्टन करके बोल दिया गया है शिया, द फॉलोअर्स ऑफ हूम। वो अंडरस्टूड है, किसकी बात कर रहे हैं, अली की बात कर रहे हैं। तो ये लोग अली को मानते हैं और उनके वंशज को ये अपने इमाम मानते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी शिया में भी जैसे तुम अगर देखोगे तो मल्टीपल वो हैं, सेक्ट्स हैं, डिनोमिनेशंस हैं। कैसे हैं, जैसे एक का नाम बताया जाता है ट्वेल्वर, राइट। एक का नाम बताया जाता है ट्वेल्वर जो है बच्चे, ये 12 इमाम्स मानते हैं अपने, ठीक है। ईरान की कॉन्स्टिट्यूशनल फेथ, जो ईरान है ना, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल फेथ यही है मतलब 12 शिया अपने को ये बोलते हैं कि 12 इमाम की लिस्ट है, 11 इमाम है वैसे ही जैसे मैंने तुम्हें बताया उसी अंदाज में, राइट। जो छठे हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, है ना। तो बताया जा रहा है बच्चे कि भाई 11, हमने तो बताया ना, जो 12th वो था, वो एक तरह से मेजर ऑकल्टेशन बोला जा रहा है, मतलब उसको किसी तरह से मैजिकल पावर से, दैवीय शक्ति से उसको छुपा दिया गया है, अदृश्य कर दिया गया है ह्यूमनाइज से, जैसे समाधि का कॉन्सेप्ट होता है अपने में, समझ लो उस किस्म की कोई चीज, वो डीप समाधि में जा चुका है और वो भविष्य में वापस आएगा। उसको बोलते हैं 12th इमाम या महदी। एक टाइटल है जो तुम्हें याद रखना चाहिए, जो तुम्हारे लिए मुझे लगता है कि इधर प्रीलिम्स में प्रश्न भी बन सकता है, महदी, ठीक है भाई। अच्छा, तो ये 12 इमाम की जो लिस्ट मान के चलते हैं उनको कहते हैं 12वर शिया, ये सबसे ज्यादा है नंबर में, ठीक है। और ये ईरान में कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीजन उनका यही है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 12वर शिया ये कहते हैं अपने को, ठीक है। ऐसे ही फिर है तुम्हारे जैदी शिया का ये मानना है कि देखो, वो कहते हैं कि 4 इमाम थे, 5वां इमाम वो किसी और को मानते हैं। एक शख्स था जो किसी का छोटा भाई टाइप समझ लो, जो समय के इमाम रहे होंगे उनका छोटा भाई, कजिन टाइप का था, जिसने उमैया के खिलाफ रिबेल कर दिया था। तो उसके जो सपोर्टर हैं
उनकी अपनी खुद की एक इमाम की लिस्ट बनती चली जाती है। ये कहलाते हैं जैदी शिया। यही है जो यमन में नॉर्थ हिली रीजन को डोमिनेट करके बैठे हुए हैं। ये हो गए जैदी शिया। हाउथी रिबेलियंस जो है वो यही जैदी शिया है। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा आता है स्टोरी में एक और नाम आता है भैया, इस्माइली शिया। ठीक है, उनको अक्सर बोला जाता है सेवनर। ये 7 इमाम तक की लिस्ट मानते हैं अपनी बस। 6th इमाम मैंने बताया था महत्वपूर्ण है, उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस में शिया के लिए भैया जो शारिया का मतलब होता है वो निकाला है जूरिस्प्रूडेंस में, लॉ में, लीगल प्रैक्टिस में, वो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे भिन्न भिन्न प्रकार के शिया, और इनकी जियोग्राफिकल लोकेशन भी मैंने तुम्हें थोड़ी थोड़ी समझाने की कोशिश शायद करी। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो मुस्कुराना एक बार। ठीक है, अच्छा आगे बात को बढ़ा रहा हूं। अब बात होती है कि सुन्नी। सुन्नी जो है तुम्हारे, है ना, सुन्नी में देखो ये समझो कि हमने तो बताया ना कि ये शरिया और ये सुन्ना जो हदीस है, सॉरी कुरान और सुन्ना, ये सोर्स जो है इनको शिया सुन्नी दोनों मानते हैं, लेकिन शिया सुन्नी में अंतर है, काफी अंतर है। ठीक है, वो अली वाला मैंने तुम्हें समझा ही दिया है जो बताया है। ठीक है, अच्छा अब एक बात और समझो। ठीक है भाई, मैंने तो बताया कि यार देखो ये जो तुम्हारे ये हैं क्या कहते हैं, कुरान और हदीस, इन लिटरेचर को पढ़ के समझना, अपनी रीजनिंग लगाना, इसको भी काफी महत्व दिया गया है, इसको भी काफी महत्व दिया गया है। और इस तरह से देखोगे तो बाकायदा कई सारे स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इस्लाम में निकल के आए हैं। इनकी भी समझ हमको थोड़ी सी डेवलप करनी चाहिए, है ना, क्योंकि इनके नाम हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ रखे हैं। तो समझना पड़ेगा यार, बिना समझे रट सकते नहीं हम, तो समझना पड़ेगा। अगर समझना पड़ेगा तो भाई समझो, और क्या, राइट। शॉर्टकट तो है नहीं समझने का, समझने का तो लॉन्ग टर्म कट ही होता है यार, है ना, मेहनत वाला। तो आगे बता रहा हूं देखो, है ना, तो समझना ये कहा जा रहा है अपने को कि भैया 4 बड़े बड़े सुन्नी मजहब या मजहब, अरबिक में मजहब कह रहे हैं, पर्शियन में मजहब कर दे रहे हैं उसको। ठीक है, तो 4 मजहब सुन्नी के हमें सुनने में आ रहे हैं, मतलब इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बोला जा रहा है तो बोला जा रहा है 4 स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है जो इस समय चल रहे हैं। एक 5वां भी नाम आता रहता है कभी कभी न्यूज में। ठीक है, तो ये 4 जो है ये कौन है, जरा सा इनका नाम समझो। ये इनके जो मतलब जिन्होंने ये किताबें लिखी है ना, उन्हीं के नाम पर आधारित है, मतलब जिन्होंने ये ट्रीटाइज लिखी या जिनके शिष्यों ने लिखी उनके नाम पे आधारित है। ये सब 8वीं 9वीं शताब्दी में ये काम हुआ। कुरान को पढ़ के, हदीस को समझ के, फिर किस किस्म का समाज होना चाहिए, क्या क्या नियम कानून होने चाहिए, उसकी जो डिटेल्स हैं वो कहला रहा है जूरिस्प्रूडेंस, वो कहला रहा है जूरिस्प्रूडेंस। तो ये 4 बड़े बड़े स्कूल बताए जा रहे हैं। पहला है हनाफी, राइट, हनाफी। ये तुम्हारा साउथ और सेंट्रल एशिया, इंडियन सबकॉन्टिनेंट और सेंट्रल एशिया में ये डोमिनेंट है हनाफी, हनाफी जूरिस्प्रूडेंस। तो अधिकतर सुन्नी जो है इस रीजन के, ये हनाफी सुन्नी अपने आप को। ठीक है, अच्छा, और ये भी समझना जरा सा, देखो ये हनाफी हो गए। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत में बहुत पॉपुलर रहे, मुगल्स में बहुत पॉपुलर रहे, बंगाल सल्तनत में बहुत पॉपुलर रहे। ये लार्जेस्ट 4 जो मजहब में तुम्हें बताऊंगा 4 नाम, एक है हनाफी, एक है मलिकी, तीसरा है शफी, और चौथा है हनबल, हनबली, हनबली कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 नाम है। ठीक है, इसमें अच्छा अब देखो, और यहाँ पर एक दो बात और बताने की कोशिश करता हूँ, देखो समझो, है ना, देखो थोड़ा सा समझना। मलिकी जो है ये नॉर्थ और वेस्ट अफ्रीका में है। मलिकी जो हम लोग को बताया जा रहा है ये नॉर्थ और वेस्ट अफ्रीका में है। शफी इस्लाम, शफी सुन्नी इस्लाम जो है ये तुम्हें ईस्ट अफ्रीका, शफी सुन्नी तुम्हें याद है मैंने बताया था ना भाई, शफी शफी सुन्नी यमन में है, यमन में है शफी सुन्नी। जैदी शिया और शफी सुन्नी, यही 2 यहां पे कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं जो यमन सिविल वॉर है। और भी बहुत सारे रीजंस हैं उनकी लड़ाई के, बट धार्मिक आइडेंटिटी भी इज वन ऑफ द रीजंस, राइट। तो खैर द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि शफी जो है तुम्हारा ईस्ट अफ्रीका,
यमन और साउथ ईस्ट एशिया बोले तो इधर इंडोनेशिया की साइड काफी पॉपुलर है। हनबली तुम्हारा जो है ये नॉर्थ और सेंट्रल अरेबिया में पॉपुलर है, हनबली। अच्छा, इन सब में अंतर क्या है? देखो, इन सब में अंतर कुछ ऐसा समझ लो कि यार ऐसा प्राइमरी अंतर ऐसा समझते हैं कि देखो, इस्लाम में चार प्राइमरी सोर्स हैं, चार प्राइमरी सोर्स हैं नॉलेज के। क्या क्या बोले जा रहे हैं? चार प्राइमरी सोर्स हैं और कई सारे सेकेंडरी सोर्सेज हैं। जैसे अपने वैदिक लिटरेचर के सोर्सेज थे यार, वैदिक फिलोसफी जब पढ़ते हो, हमने षड दर्शन पढ़ाया है कितनी बार, आप लोगों को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है भाई? बताइए, आप में से कुछ लोग तो होंगे जो जरूर मेरी उन क्लासेस में बैठे हैं। तो वैसे ही ये उनकी फिलोसफी है, मतलब फिलोसफी तो कहना थोड़ा सा अजीब, बट हाँ, जूरिस्प्रूडेंस समझ लो, राइट? अभी के लिए जूरिस्प्रूडेंस में बिना ज्यादा कॉम्प्लिकेट किए बताने की कोशिश करता हूं। तो इनके जो सोर्सेज हैं वो क्या है, जरा जानो। चार प्राइमरी सोर्स मान रहे हैं ये लोग। एक कुरान, दूसरा हदीस, तीसरा मान रहे हैं इजमा। इजमा बोल रहे हैं कंसेंसस ऑफ स्कॉलर्स, मतलब जो भाई आपके एक्सपर्ट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, है ना, ज्ञानी लोग हैं, उनका कंसेंसस, उसको भी एक वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना जा रहा है। और चौथा माना जा रहा है, बहुत खूबसूरत, इजिहाद, इज्तिहाद, सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्रोनाउंसिएशन को माफ करना बेटा, ना इधर उधर यार हो रहा होगा, आई एम श्योर। इज्तिहाद, राइट? इज्तिहाद ये बोल रहे हैं किस चीज को, जानते हो? ये बोल रहे हैं इज्तिहाद इंडिपेंडेंट रीजनिंग, मतलब अपना खुद का दिमाग लगाना, राइट? इसको भी उन्होंने वेटेज, इसको चार प्राइमरी सोर्स बोले जा रहे हैं, ठीक है? और चार सेकेंडरी सोर्स बोले जा रहे हैं। जैसे कि कोई, चार नहीं, कई सारे सेकेंडरी सोर्सेज हैं। जैसे कोई कोई कह रहा है कि भाई तुम्हारा उर्फ बोले तो सोशल कस्टम्स, इस तरह के कई सारे तुम्हें ये बता रहे हैं सेकेंडरी सोर्सेज भी, बट प्राइमरी सोर्स चार है। और ये जो मैंने तुम्हें चार नाम बताए ना, हनबली, हनाफी, मलिकी, शफी, सुन्नी, ये सारे जो इस्लाम, और जो मैंने तुम्हें इसी तरह बताया ना कि भाई 12 शिया का भी अपना अलग है, कुछ ऐसे ही जूरिस्प्रूडेंस, इस्माइली का अलग है, जैदी का अलग है। तो इन सब में भिन्नता क्या है? अंततः भिन्नता बहुत सिंपल है कि ये जो हमने तुम्हें प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज दिए, इसको ये अलग अलग डिग्री तक वेटेज दे रहे हैं। कोई स्कूल जो है वो किसी को ज्यादा वेटेज देता है, वो कहता है कि भाई सुनिए, इज्तिहाद यानी कि रीजनिंग इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं अबे नहीं, रीजनिंग नहीं इंपॉर्टेंट है। जैसे अपने भैया, जब हम लोग वो पढ़ते हैं षड दर्शन, तो एक तरफ होता है वेदांत जो कहता है भैया रीजनिंग, दिमाग लगाओ, ज्ञान ही मोक्ष है। और दूसरी तरफ वहीं तुम देखोगे कि तुम्हें क्या देखने को मिलता है, जमाली का क्या कहते हैं, पूर्व मीमांस, जिसमें वो पूरी कहते हैं कि नहीं, ये सब दिमाग लगाना, लैंग्वेज, रीजनिंग, दिस इज ऑल क्रैप। तो उसी तरह से हमें ये भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग वेटेज देते हुए लोग नजर आ रहे हैं, और उन्हीं के आधार पर ये आपस में बटे हुए हैं। ये एक छोटी सी बात थी जो मुझे लगता है कि अगर तुम लोग अपने जहन में बैठाओगे तो आगे तुम्हारी समझ और अच्छी होती जाएगी, है ना? आगे तुम्हारी समझ और अच्छी बनती जाएगी इस टॉपिक पर, और इस टॉपिक के इर्द गिर्द और भी जो चीजें हैं वो भी तुम। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो कि अभी अधिकतर जो शियाज है ना, वो समझ लो 12 शियाज बहुत सारे हैं, और जितने भी बाकी छोटे छोटे इस्माइली, इस्माइली में भी कई सारे सेक्ट बन जाते हैं यार, ठीक है? तो ये सब जो छोटे छोटे और सेक्ट बन रहे हैं शिया में, ये सुन्नी के ज्यादा करीब आते जा रहे हैं अपनी जूरिस्प्रूडेंस में, अपनी थियोलॉजी में, ये उसके ज्यादा करीब आ रहे हैं बनस्पत 12 के। 12 जो है, क्योंकि वो अपने को सुन्नी से अलग रखने की लगातार कोशिश कर रहा है। ईरान, राइट? ईरान इज द हब ऑफ 12 शिया रिलीजन, एंड सुन्नी इस्लाम, जहां पे ये है, ये सुन्नी इस्लाम का तुम कह सकते हो कि इस समय जो हब है वो एक तरह से सऊदी अरेबिया, दे आर द गार्डियंस ऑफ मेक्का एंड मदीना, राइट? तो ये जो ईरान और सऊदी अरेबिया की राइवलरी है, राइट, ये भी बड़े फैसिनेटिंग टर्न्स अपने साथ लेके आ रही है। तो 12 शिया और सुन्नी की जो वो सोच है, जिसको ये तुमको हमने बताया ना कि यहाँ देखो, हनबली है, हनबली है नॉर्थ और सेंट्रल अरेबिया में। वहीं से तुम्हारी वहाबी सोच जो निकली है, वो भी बड़ी फैसिनेटिंग है, बट उसका जिक्र मैं शायद कभी और किसी और तरीके से, किसी और स्टोरी के माध्यम से करूंगा तो मुझे ज्यादा प्रसन्नता होगी। आज के लिए आई थिंक इतना ही है शायद,
है ना? आई थिंक आई हैव बीन एबल टू मेक अप मोस्ट ऑफ माय पॉइंट्स. Sorry if it sounded haphazard. uh, God bless you guys. Thank you so much, man. Thank you so much. Bye bye.